C4 और फोटो रेस्पायरेशन हो जाए। अगर आप इतना कर लेते हो तो मैं जल्दी छोड़ दूंगा, पर अब आप वेस्ट मत करना टाइम। ध्यान सुनना, कह रहा सर इतना ही करते करते 2 घंटे लगेंगे। लेकिन अकेले एक साइकिल चलाते चलाते तुमने C3 में लगा दिया 2 घंटे, तो इसमें तो जाने कितना लग जाएगा। खैर आपकी मर्जी। तो हम लोगों ने कल डार्क रिएक्शंस पढ़ी और डार्क रिएक्शन के बारे में ये जाना, ये रिएक्शन स्ट्रोमा में होते हैं। और हमको बताया गया कि ये 2 रिएक्शन है। एक कौन सी? C3 जिसका नाम था कैल्विन साइकिल, ये कल डिटेल में हमने बहुत डिटेल में पढ़ी अच्छी तरीके से। और दूसरी कौन सी है? C4। C3 साइकिल हो कि C4 साइकिल हो, दोनों में ग्लूकोज बनना। फिर भी एक का नाम C3 साइकिल है, एक का C4, क्योंकि इनके प्राइमरी प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट? प्राइमरी प्रोडक्ट दोनों बार सेम है कि अलग है? C3 में प्राइमरी प्रोडक्ट 3 कार्बन और C4 में 4, तो इसीलिए साइकिल का नाम C3 और C4। तो देख करके ये लगता है कि सर को C3 साइकिल के तुरंत बाद C4 पढ़ानी चाहिए, पर ऐसे होना नहीं चाहिए। पुरानी एनसीईआरटी बुक्स बेटर लिखी गई थी, या फिर ये भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले C3 साइकिल पढ़ो और उसके बाद उसकी प्रॉब्लम पढ़ो, और अगर प्रॉब्लम पड़ जाए तो फिर अपने आप सॉल्यूशन मिल जाता है। तो मैं जानबूझ करके C4 साइकिल छोड़ रहा हूं। C3 साइकिल से मैं जंप कर रहा हूं एक टॉपिक पर, नाम है फोटो रेस्पायरेशन। मैं जानबूझ करके C3 साइकिल छोड़कर मैं सीधे फोटो रेस्पायरेशन पे जंप कर रहा हूं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, फोटो रेस्पायरेशन इज अ प्रॉब्लम ऑफ C3 प्लांट। ये C3 प्लांट की प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज ऑफ एन एंजाइम। ये एक प्रॉब्लम है जो एक एंजाइम की वजह से है। एंड दिस एंजाइम मैंने पहले आपको बता रखा था, इट इज रूबिस्को। और उस दिन भी मैंने कहा था कि रूबिस्को के पूरे नाम को अगर आप जान जाएंगे तो आपको सही लगेगा। मैंने बोला था इट इज राइबोजेन 1,5 this phosphate carboxylase oxygenase। मेरे शब्दों पे प्लीज माफ कर दीजिएगा, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ तो थोड़ा गंदी तरीके से सही, लेकिन बहुत सही इफेक्ट पड़ता है। मैं बोलता हूँ रूबिस्को एक दोगला एंजाइम, ऐसे बोलता हूँ। और एंजाइम तो दोगला हो नहीं सकता, मेरे शब्दों को गंदे हैं मेरे, फिर भी रूबिस्को एक दोगला एंजाइम क्यों है? क्योंकि ये CO2 को भी ऐड कर सकता है, ऑक्सीजन को भी ऐड कर सकता है। और ये CO2 और ऑक्सीजन किसमें ऐड करता है? RUBP में। किसमें? अगर ये RUBP में CO2 को ऐड करे तो कार्बोक्सिलेशन, अगर ये ऑक्सीजन को ऐड करे तो ऑक्सीडेशन। तो जब जब रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता है, क्या करता है? किसमें? किसमें? जिन लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं की है उनके लिए थोड़ा मुसीबत है, लेकिन जिन्होंने की है वो तो जानते हैं RUBP क्या है। जानते हैं? मैं एक बार RUBP और बना देता हूं ताकि उन्हें समझ में आ जाए। ये रहा CH2OH, याद आया? C डबल बॉन्ड O, CHOH, CHOH और CH2OH। मैंने फॉस्फेट जोड़े थे पहली पोजीशन, और ये फॉस्फेट का जोड़ने का रियल डायग्राम है कि रेट, अदरवाइज यहाँ 5 वैलेंसी दिखने लगेगी जो सही नहीं है। तो मैं ऐसे ही दिखाता हूँ ताकि आप रहे। बताओ, ये शुगर का नाम राइबोलोज और इसका नाम राइबोलोज। कार्बन नंबर 1 2 3 4 नाम है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। पक्का? अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ दी जाए, क्या जोड़ दी जाए?
तो इस प्रोसेस का नाम होता है कार्बोक्सिलेशन। बोलो क्या नाम? यस, आपने देखा है कार्बोक्सिलेशन। और अगर कार्बोक्सिलेशन चालू हो जाए तो C3 साइकिल चालू हो जाती। कौन सी? और कल मैंने C3 साइकिल का पहला प्रोडक्ट बताया, और इस पहला प्रोडक्ट बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने मोल? क्यों 2 मोल? क्योंकि इसमें कितने कार्बन? 3, 1, 5 कार्बन, 1 कार्बन, 5 और 1 6 कार्बन से 6 कार्बन बनना चाहिए, लेकिन बना 3 कार्बन के कितने मोल? 2। और एक साइकिल शुरू हुई, इस साइकिल का नाम C3 साइकिल, और इसी साइकिल का नाम है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल। लेकिन इस एंजाइम की खास बात है और गंदी बात है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ इसी RuBP में ऑक्सीजन भी जोड़ सकता है। पर जिस समय ये ऑक्सीजन जोड़ रहा होगा CO2, और जिस समय CO2 जोड़ेगा उस समय ऑक्सीजन, और जब ये ऑक्सीजन जोड़ने लगता है तो ऑक्सीजनेशन होने लगता है। क्या होता है? और अगर ऑक्सीजनेशन होने लगा तो हम इसे रेस्पायरेशन करने लगते हैं। क्या कहते हैं? और ये पूरा रेस्पायरेशन सनलाइट की प्रेजेंस में, किसके? सनलाइट, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फोटो रेस्पायरेशन। बोलो। बिना पढ़ाए मैं पूछने की हिम्मत रख रहा हूं कि फोटो रेस्पायरेशन किस बदतमीज एंजाइम की वजह से है। अगर ये काम अपना ईमानदारी से करता तो ये हमेशा क्या जोड़ता रहता? CO2, और CO2 जोड़ता रहता तो कौन सी साइकिल होती रहती? C3, और अगर C3 साइकिल होती रहती तो ऑक्सीजनेशन ना होता तो फोटो रेस्पायरेशन। फिर से एक बार, कुछ लोगों के चेहरे समझ में नहीं आ रहे कि सर क्या बोले, एक बार और। अगर इस एंजाइम नाम बताओ, रुबिस्को, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेट ऑक्सीजन। इस एंजाइम ने अपना काम ईमानदारी से किया होता तो इसको क्या जोड़ना चाहिए था? CO2। और अगर ये CO2 जोड़ता रहता तो क्या करता रहता? कार्बोक्सिलेशन। और कार्बोक्सिलेशन करता रहता तो क्या चलती रहती? C3 साइकिल। क्या बनता रहता? 3PG। आगे ग्लूकोज बनता रहता। अगर ये क्या करता रहता? पर क्या ये कभी कभी बदतमीजी कर देता है? कभी कभी ये बजाय CO2 को जोड़ने के क्या जोड़ने लगता है? किसमें? RuBP में क्या जोड़ने लगा? ऑक्सीजन। तो क्या होने लगा? ऑक्सीजनेशन होने लगा, तो इसे रेस्पायरेशन बोला गया। और ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, क्योंकि रुबिस्को लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए क्या होने लगा? फोटो। तो बताओ, फोटो रेस्पायरेशन किस बदतमीजी की वजह से? पक्का? क्योंकि ये ईमानदार, ये दोगला है। मेरे शब्दों को माफ कर दीजिएगा। माफ कर दिया? तो बताओ, अगर ये CO2 जोड़ता रहता, कार्बोक्सिलेशन करता रहता, और अगर ये ऑक्सीजन जोड़ा तो फोटो रेस्पायरेशन करने लगा। पक्का? अब इसे बाय बाय कर दे। इससे एक इमेज बनी तुम्हें कि मैं तुम्हें क्या पढ़ाने जा रहा हूं। अब मैं इस एंजाइम को और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज रुबिस्को। And Rubisco have active sites. Let's suppose it is an active site. अब ये मत पूछना कि एक्टिव साइट क्या होती है। एंजाइम है ना ये, इसकी पास क्या है? एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट पर ऑक्सीजन को भी अट्रैक्ट करता है और CO2 को भी अट्रैक्ट करता है, ऑक्सीजन को भी अट्रैक्ट करता है। इस एक्टिव साइट पर रुबिस्को CO2 के लिए ज्यादा एफिनिटी रखता है। इट हैव द मोर एफिनिटी फॉर CO2। यानी रुबिस्को नाम का एंजाइम दोगला है, लेकिन उतना दोगला नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी वो कहता है ठीक है मैं दोनों को लाइक करता हूं, लेकिन ज्यादा किसको?
और अगर मैं CO2 को ज्यादा लाइक करता हूं तो मेरी टेंडेंसी है कि मैं क्या करूं, और अगर मैं टेंडेंसी कार्बोक्सिलेशन का रखता हूं तो मैं कैसी साइकिल को फेवर सी, इसका मतलब मैं फोटो रेस्पिरेशन को फेवर नहीं करता और मैं ग्लूकोज बनाने पर लगा रहता हूं। लेकिन सर अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रेशियो डिस्टर्ब हो जाए, क्या ऑक्सीजन और कार्बन डाई रेशियो डिस्टर्ब हो जाए, यानी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होने लगे, कम की ज्यादा, और CO2 एनवायरमेंट में कम होने लगे, कौन कम होने लगे, CO2, तो बताओ इनका रेशियो डिस्टर्ब होगा, कौन ज्यादा होने लगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अगर बढ़ने लगे और CO2 का कंसंट्रेशन अगर घटने लगे, या फिर टेम्परेचर बढ़ने लगे, क्या बढ़ने लगे, टेम्परेचर, बोलो क्या, या फिर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होने लगे, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर फिर से ज्यादा। तीन चीजें याद रखना, बोलो क्या, ऑक्सीजन बढ़ने लगे, CO2 कम हो जाए, टेम्परेचर बढ़ने लगे और लाइट इंटेंसिटी भी बढ़ने लगे। तो ये रुबिस्को बजाय CO2 को अट्रैक्ट करने के किसे अट्रैक्ट लगता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करने लगता है। और अगर ये ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करने लगता है तो क्या करने लगता है, फोटो रेस्पायरेशन। फिर से बोलो, तो कोई तुमसे पूछे फोटो रेस्पायरेशन इज अ कार्बोक्सिलेशन की ऑक्सीजनेशन, अगर तुम इतना भी सिखा दोगे तो मेरे लिए काफी बढ़िया बात है। तो ये फोटो रेस्पिरेशन हमेशा करेगा क्या, कब करेगा, जब क्या ज्यादा होने लगे ऑक्सीजन, क्या कम होने लगे CO2, और क्या बढ़ने लगे टेम्परेचर और लाइट इंटेंसिटी बढ़ने लगे। यस। अब जरा धरती को देखो ध्यान से, मैंने तुमको इकोलॉजी भी पढ़ाई और धरती में तुमने देखा है बीचों बीच इक्वेटर, क्या बेटा देखा है, और इस इक्वेटर पर सनलाइट की इंटेंसिटी मिनिमम की मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम है, तो बताओ यहाँ टेम्परेचर भी कम की ज्यादा, मेरी बात ध्यान सुनना, लाइट इंटेंसिटी यहां पर ज्यादा, टेम्परेचर भी यहां पर ज्यादा, और इस एरिया का नाम है ट्रॉपिक। फिर से बोलो, इट इज नोन एज ट्रॉपिक। और यहां पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सुना है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दुनिया के सबसे घने जंगल, सबसे, और बोलते हैं यहाँ फोटोसिंथेसिस मिनिमम की मैक्सिमम, और इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत निकलती है, यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा, इतना ज्यादा कि लोग इन्हें लंग्स ऑफ प्लेनेट बोलते हैं। कभी सुना होगा अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, नाम सुना है, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत कम की बहुत ज्यादा, क्यों, फोटोसिंथेसिस कम की ज्यादा, और इसलिए वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा। तो बताओ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये तीनों बातें रखते हैं, ऑक्सीजन, CO2, टेम्परेचर, इंटेंसिटी। तो बताओ ट्रॉपिकल रीजन के प्लांट केल्विन साइकिल करते करते बजाय CO2 जोड़ने के क्या जोड़ने लगा, ऑक्सीजन। इसका मतलब ये जो एक्टिव साइट है इसके लिए कंपटीशन चल रहा है, किसके बीच में, CO2 और O2। क्या मैंने एंजाइम में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ाए थे, मैंने पढ़ाया था सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सीनिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड दोनों आते हैं। अगर बताओ ये जगह थी सक्सीनिक एसिड की, आ कौन गया, फ्यूमेरिक एसिड, तो अगर सक्सीनिक एसिड को दोबारा आना है तो अपना कंसंट्रेशन घटाए कि बढ़ाया है, किसी को कुछ याद आ रहा है, ये जगह किसकी है, CO2 की, आ कौन गया, ऑक्सीजन, फिर से CO2 आना चाहे, बताओ ये अपनी कंसंट्रेशन घटाए कि बढ़ाए। तो अगर CO2 ज्यादा होने लगा तो फोटो रेस्पिरेशन होने लगेगी, कम हो जाएगा, नहीं आया, बहुत आसान है।
अगर बुद्धि सही है तो आसान है, नहीं है तो मुश्किल है। बताओ एंजाइम का नाम। रूबिस्को एक एक्टिव साइट रखता है जो दोनों के लिए है, CO2 के लिए भी है और O2। ज्यादा किसको, इसलिए ज्यादातर समय पर कौन सी साइकिल क्या बनने लगा, ज्यादातर समय पे ग्लूकोज ही बनाता है। लेकिन कभी कभी कब, जब ऑक्सीजन ज्यादा, CO2, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, तब ये दोगला काम करता है। CO2 को अट्रैक्ट किसको जोड़ता है, ऑक्सीजन को जोड़ता है, और ऑक्सीजन को जोड़ते ही क्या करता है, ऑक्सीजन क्या चालू हो जाता है, क्या चालू हो जाता है, पक्का। सर उतनी देर से फोटो रेस्पिरेशन कर रहे हो, पर ये होता क्या मैं बताऊंगा। लेकिन ये कहाँ होता होगा, ट्रॉपिकल रेनफॉल, यानी ट्रॉपिकल प्लांट में C3 साइकिल जहां जहां हो रही है वहां रूबिस्को है। और ये रूबिस्को बताओ बदतमीजी करेगा, बदतमीजी का नाम फोटो रेस्पिरेशन है। बदतमीजी कैसे हुई वो देखते हैं। सर CH2OH था, C डबल बॉन्ड O था, सर CHOH था, सर जी यहां पर भी CHOH था, और ये था सर CH2OH। यहाँ फॉस्फेट था, फॉस्फेट होगा मतलब फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड को जोड़े ना, समझिए। यहाँ पर फॉस्फेट था, नाम बताओ। 1, ओके पूरा नाम राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, पक्का। राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। और इस पर एक एंजाइम आया, नाम था रूबिस्को। हाँ, उसने कहा मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा, CO2, टेम्परेचर ज्यादा। अच्छा एक बात सुनना, pH भी ज्यादा। उसे pH शब्द ना यूज किया जाए तो अच्छा है। CO2 कम, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कम, एसिड कम, H+ आयन कंसंट्रेशन कम, pH। तो बोलते हैं मैं बजाय CO2 जोड़ने के अब मैं इसमें ऑक्सीजन जोड़ने लगूंगा। और मैं एक चीज बता दूं, ऑक्सीजन बहुत खतरनाक एलिमेंट है या फिर मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन जहां भी रहता है तोड़ फोड़ मचाता है। बोलते हैं किसी ने पूछा ओरिजिन ऑफ लाइफ अब दोबारा समुद्र में हो सकती कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अब एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, और जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल बनेंगे ऑक्सीजन उन्हें रहने देगा कि तोड़ देगा? तो ऑक्सीजन की नीयत है कि जब भी उसे बड़ा मॉलिक्यूल मिलता है उसे वो तोड़ देगा। कितने कार्बन? 7। गिन लो बिटिया, 1 2 3 4 5। और ये है कार्बोनिल कंपाउंड। कौन? और उसका कर रहे हो ऑक्सीडेशन। आवाज नहीं सुना नहीं ना तुमने? केमिस्ट्री पढ़े हो बहुत ज्यादा। बताओ किसी कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा तो प्रोडक्ट एसिड बनेगा। तो एसिड बनेगा, लेकिन बेटा कार्बन 2 इस ऑक्सीजन इस पूरे मॉलिक्यूल को तोड़ देगा। अब तोड़ कैसे सकता है? 2.5 कार्बन। अब कुछ लोग सुने नहीं, 5 कार्बन का प्रोडक्ट है तो 5 कार्बन को 2.5 में तोड़ दो, या तो 2 या तो 1 और 4। 1 कार्बन पे टूट नहीं रहा, 2 और 3 कार्बन के बीच में टूट रहा, 2 और 3 कार्बन के। और किसी ने बोला कि अगर ये कार्बोनिक एसिड है, क्या है? सॉरी, कार्बोनिल कंपाउंड है, तो उसका क्या हो रहा है? तो बताओ इससे एसिड बनेंगे। तो जो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या होने चाहिए? एसिड। बोलो एसिड। अब सुनना, ये 3 कार्बन का एसिड, C डबल बॉन्ड OH, CHOH, CH2OH एंड P। नाम तो याद ही नहीं होगा। इट इज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यस और नो? और सर ये 2 कार्बन का एसिड, इट इज CH2OH, C डबल बॉन्ड OH। कभी किसी ने इस अल्कोहल का नाम सुना है? किसका? व्हाट इट इज? हाँ, ये ग्लाइकॉल का एसिड है। बोलो ग्लाइकॉलिक एसिड। फिर से बोलो।
और उस पे फॉस्फेट है, क्या है? फॉस्फेट। तो फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, फिर से बोलो। तो जब भी ऑक्सीजनेशन होगा, एक 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा और एक 3 कार्बन। चलो बताओ दोनों प्रोडक्ट के नाम। ठीक इसी समय पर तुम चूक गए, ठीक इसी समय पर तुम इसलिए चूक गए कि तुम लिखने पे व्यस्त हो गए। जवाब देते तो मुझे अच्छा लगता। बताओ ये 5 कार्बन का प्रोडक्ट है, नाम RUBP है। क्या जुड़ी? ऑक्सीजन जुड़ेगी तो जोड़ेगी कि तोड़ देगी? 5 कार्बन को तोड़ दिया गया, 2.5 कार्बन में 2 कार्बन और 3, और चूंकि ये कार्बोनिल कंपाउंड है तो प्रोडक्ट हमेशा एसिड होगा। तो बताओ 2 कार्बन का एसिड ग्लाइकोलिक एसिड, फिर बोलो 3 का ग्लिसरिक, और 1 फॉस्फेट यहां गया, 1 फॉस्फेट यहां गया क्योंकि 2 फॉस्फेट थे, तो इसका नाम 3-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। 2 फॉस्फोग्लाइकोलिक। तो बोलते हैं तुरंत कंपेयर करके देखो। क्या कंपेयर करके देखो? अगर RUBP में कार्बोक्सिलेशन हुआ होता, क्या हुआ होता? और एंजाइम होता रुबिस्को, बोलो क्या? रुबिस्को। तो क्या C3 साइकिल चली होती? तब भी क्या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना होता? पर कितने मोल? 2। अब बताओ फोटो रेस्पिरेशन में क्या लॉस हुआ? बताओ जब कार्बोक्सिलेशन होता था तो 3PGA के कितने मोल बनते? 2। कितने? 2। पर जब ऑक्सीजनेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ तो 3PGA बना, पर 2 की 1, और ये नो डाउट C3 साइकिल में गया। कहां गया? C3। लेकिन 1 मोल क्या पीछे छोड़ गया? फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। फिर से बोलो। और यही फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, इट इज अ लॉस और गेन? लॉस। सर लॉस नहीं समझ में। लॉस ये है कि अगर कार्बोक्सिलेशन होता तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिल करके ग्लूकोज बनाते, और 2 फॉस्फोग्लिक एसिड मिल करके ग्लूकोज बनाते। आज उस ऑक्सीजनेशन की वजह से उसी सब्सटेंस का 2 प्रोडक्ट बना कि 1, और दूसरा प्रोडक्ट हमारे गेन में है कि लॉस में? हटा दे, पक्का हटा दे। इसको लिख पाओगे? चलो अब मुझे पूरा विश्वास है कि तुम लिख पाओगे, अब आसानी से लिख पाओ। चलो RUBP में, अब मैं दिखाऊंगा नहीं डायग्राम। RUBP में क्या जोड़ा? ऑक्सीजन। क्या हुआ? ऑक्सीजनेशन। फिर से बोलो। अच्छा, किसकी प्रेजेंस में हुआ? रुबिस्को। रुबिस्को ये उल्टा काम क्यों करने लगा बता पाओगे? क्योंकि CO2 ऑक्सीजन ज्यादा, CO2 कम, टेम्परेचर ज्यादा है, लाइट इंटेंसिटी भी ज्यादा, और इस वजह से बताओ ये कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने लगा कि ऑक्सीजन? कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ना बंद, और बंद किया तो ऑक्सीजनेशन होने पर 2 प्रोडक्ट बनने लगे। एक का नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर से बोलो। क्या ये C3 साइकिल में गया? तो जिसमें कितने कार्बन हैं? 3, पर एक प्रोडक्ट और बना। इस प्रोडक्ट का नाम है फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। आपकी बुक में ग्लाइकोलेट लिखा होगा, डरना मत, इट इज फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। और जरा मुझे देख के बताओ ये रिएक्शन कहां हुई होगी? क्लोरोप्लास्ट। तो फिर रुबिस्को कहां पर था? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट नाम की जगह पर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना और फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड बना। अब ध्यान सुनना, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड ने फॉस्फेट का लॉस किया, फॉस्फेट निकल गया, बिना ATP बनाए, नो ATP सिंथेसिस, बिना ATP बनाए ये फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड से फॉस्फेट निकल गया और बना ग्लाइकोलिक एसिड।
काश कि आप ग्लाइकोलिक एसिड को सही ढंग से समझ पाते। इट इज C डबल बॉन्ड OH CH2OH। क्या निकल गया? क्या बना? ग्लाइकोलिक एसिड ना। ग्लाइकोलिक एसिड आगे कंज्यूम हुआ और बनाया ग्लाइसिन। बोलो क्या बनाया? कुछ बच्चे ग्लाइसिन भूल गए होंगे, मैं उन्हें याद दिलाता हूं। COOH NH2 याद आया? RH याद आया? R की जगह पर H, बताओ ग्लाइसिन। क्या ये एक अमीनो एसिड है? कितने कार्बन का? 2। बताओ फास्फोग्लाइकोलिक एसिड में कितने कार्बन? 2। ग्लाइकोलिक एसिड ग्लाइसिन 2। ये रिएक्शन हुई पैरोक्सिसोम में। पैरोक्सिसोम तो क्लोरोप्लास्ट की कहानी पैरोक्सिसोम में पहुंच गई और पैरोक्सिसोम ने इस ग्लाइसिन को दिया माइटोकॉन्ड्रिया को। एवरीवन हियर? माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया। नाउ इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। और 2 मोल ऑफ ग्लाइसिन। एवरीवन हियर? नहीं तो समझ नहीं पाओ। ग्लाइसिन के 2 मोल NH2 COOH H and H के कितने मोल? 2 मोल। आपस में कंडेंस हुए। तो बताओ ये कितने कार्बन और ये कितने कार्बन? 3 कार्बन का एक एसिड बना, नाम है सीरीन। ऐसा तो नहीं कि सीरीन भूल गए होंगे, याद है? बोलो NH2 COH CH2OH H। कितने कार्बन? 1 2 3 बना। तो 4 कार्बन से 3 कार्बन का एक प्रोडक्ट बना। तो एक क्या निकली? CO। और ये CO2 गेन हुई कि लॉस? अच्छा, मैं जितने सालों से पढ़ा रहा हूं बच्चे से लॉस समझ नहीं पा रहा। बोले सर इसमें कहां लॉस है? किस वजह से आप लॉस बोलते हो? तो मैं उनसे कहता हूं बेटा एक बार C3 साइकिल को दोबारा सोचो और बताओ कि 3 स्टेप क्या क्या थे। पहला कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। पक्का? इसका मतलब जब तुम RUBP बनाते थे तो कि मुफ्त में बनता था कि रीजनरेशन से? और क्या ATP खर्च करते थे? और ये काम आप कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़कर करते कि निकाल कर? तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हो तो RUBP बनता है। और तुम RUBP को तोड़ करके CO2 वापस कर रहे हो। यस और नो? तो बताओ ये फिक्सेशन है कि डीफिक्सेशन? तो बताओ केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होकर के शुगर बनाती है? नो सर। और इस रिएक्शन में शुगर टूट कर CO2 निकाल देती है। गेन की लॉस। और इस लॉस के दौरान ना तो बनता है ATP ना तो बनता है NADPH। तो बताओ ये गेन है कि लॉस? तुम मर के 18 ATP जोड़ करके तुम CO2 को जोड़ करके ग्लूकोज और RUBP बना रहे हो। ये भी शुगर बना रहे हो और ये भी RUBP बना रहे हो। 18 ATP लगा रहे हो, 12 NADPH लगा रहे हो। और ये भाई को देखो, इन्होंने उसी RUBP को यूज करके उसे तोड़ करके CO2 वापस करना चालू किया। ये CO2 फिक्सेशन है और ये CO2 डीफिक्सेशन, गेन की लॉस। और इस दौरान आप ATP यूज करते हो तो इस दौरान ATP बननी चाहिए। ATP बनी कि नहीं बनी? तो बताओ ये गेन है कि लॉस? अभी भी नहीं आया? कितने लोग इस स्टेप को समझ पाएंगे? पता नहीं सर। हाँ बोलो क्या बना? सेरीन कैसे बना? पता नहीं। बोलो RUBP में क्या जुड़ा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजनेशन हुआ, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बना, फास्फोग्लाइकोलिक एसिड बना।
फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड से ग्लाइकोलिक एसिड से ग्लाइसिन, ग्लाइसिन से सेरीन प्लस CO2, CO2 बाहर, गेन की लॉस। हम लोग को रटवाया जाता था CPMT, T को बोलते थे मत पढ़ो, CPM पढ़ो। पहली रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट, फिर पेरोक्सिसो, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब फोटो रेस्पिरेशन में एक सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व है कि तीन? शुरू कहां से? क्लोरोप्लास्ट। और ये लॉस है कि गेन? और ये किस बदतमीज की वजह से हो रहा है? और इसको किस साइकिल का एंजाइम है? तो जहां जहां C3 साइकिल वहां वहां रुबिस्को, जहां जहां रुबिस्को वहां वहां डर। किस बात का? फोटो रेस्पिरेशन। तो बताओ C3 साइकिल एक अच्छी साइकिल है कि नहीं है? इसका मतलब C3 साइकिल जहां रहेगी लॉस होने के चांसेस वहां ज्यादा। तो बताओ एक बेहतर साइकिल लानी पड़ेगी जिसमें क्या ना हो? तो उस साइकिल का नाम C4। ऑल्दो मैंने तुम्हें C4 साइकिल पढ़ाई नहीं, पर हर बच्चा जान गया कि C4 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन पल्ले नहीं पड़ा। राजन बाबू पल्ले नहीं पड़ा? पल्ले पड़ा? क्या पढ़ाया किसी को नहीं मालूम। चलो एक बार और लिखेंगे सीक्वेंस। जो लोग लिख पाएंगे अच्छे बच्चे। REBP है? क्या जुड़ा? किसकी प्रेजेंस में? रुबिस्को की प्रेजेंस। पक्का? अच्छा, रुबिस्को की प्रेजेंस में कब? जब ऑक्सीजन ज्यादा, CO2 कम, टेम्परेचर ज्यादा। पक्का? कौन जुड़ी? CO2 जुड़ी, O2 जुड़ी। क्या बने? दो प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट 3-फॉस्फोग्लिसरीन कहाँ गया? C3 साइड। अब की बार मैं ऑर्गेनेल नहीं लिखूंगा, सीक्वेंस लिखूंगा। लिखोगे? बोलो क्या बना? फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। पक्का? अच्छा बताओ, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड से क्या बना? ग्लाइकोलिक एसिड। केवल सीक्वेंस बता दोगे तो चला। ग्लाइकोलिक एसिड, फॉस्फेट हट गया, ग्लाइकोलिक एसिड से ग्लाइसिन। फिर बोलो, ग्लाइसिन बना। ग्लाइसिन के कितने मॉलिक्यूल? दो मॉलिक्यूल जुड़े, क्या बनाया? सेरीन। और साथ में CO2 गेन की लॉस। कितने कार्बन? 3। कितने कार्बन? कितने कार्बन? कितने कार्बन? 3। बताओ ज्यादातर कार्बन कितने? 2। इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन का दूसरा नाम C2 पाथवे। बोलो क्या नाम? C2 पाथवे इज द अदर नेम ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। ले सर, आप तो कहे थे कि C3 C4 पढ़ाओगे, बीच में कहा घुसा दिए। आपने कहा था कि सर C3 पढ़ाओगे, फिर क्या पढ़ाओगे? C4। आज मैं इनको दोबारा परिचय कराता हूं। C3 हो रही थी, एक प्रॉब्लम हो गई। नाम बताओ? C2 से बचने के लिए नहीं आया। जहां जहां वहां वहां बचना है तो अच्छा आए। बताओ इसमें ग्लूकोज बनेगी? ग्लूकोज बनेगी। इस ग्लूकोज बनने में एक डर है, उस डर का नाम C2, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। और अगर अच्छे बच्चे हो तो इस सब की जरूरत नहीं है। दोगला एंजाइम याद है? नाम बताओ। बदतमीज है? इस बदतमीज ने सब काम गड़बड़ कर दिया। अगर ये CO2 जोड़ता रहता फोटो रेस्पिरेशन, और फोटो रेस्पिरेशन ना होता तो C4 की जरूरत। C4 की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि उसे फोटो रेस्पिरेशन से बचना। ना पीछे लौटो, 2 पेज आगे बढ़ गए थे, पीछे लौटो। और इस पीछे लौटने पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं C4 साइकिल। also known as Hatch and Slack pathway. Okay, C4 cycle happen in a special type of plant.
ये स्पेशल प्रकार के प्लांट्स में होने वाली साइकिल है। दिस स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट इज नोन एज C4 प्लांट्स। और C4 प्लांट्स में एडाप्टेशन है। C4 प्लांट ये एडाप्ट कर चुके हैं कि वो हाई टेम्परेचर पे रह सकते हैं। दे कैन सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर, दे कैन सर्वाइव इन हाई लाइट इंटेंसिटी। ये हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, हाई इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। दे कैन सर्वाइव इन लो CO2 कंसंट्रेशन, they can survive in high oxygen concentration. तो इतना सारी चीजों को झेलने के लिए C4 प्लांट ने अपनी लीफ की मॉर्फोलॉजी में बदलाव किया है। दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ मॉर्फोलॉजी। किसी को इकोलॉजी में एडाप्टेशन की डेफिनेशन याद है? इट इज अ चेंज इन morphology, physiology that help in survival and reproduction। यानी C4 प्लांट अपनी क्या बदल रहे हैं? मॉर्फोलॉजी या फिर एनाटॉमी। याद रहे हैं लीफ मॉर्फोलॉजी वो भी इंटरनल मॉर्फोलॉजी, और इंटरनल मॉर्फोलॉजी इज ऑलवेज नोन एज एनाटॉमी। फिर से बोलो। तो लीफ अपनी एनाटॉमी को बदल चुके हैं सारे पौधे की C4 प्लांट, और ये एक अजीब अलग प्रकार की एनाटॉमी रखते हैं, एंड दैट एनाटॉमी इज नोन एज क्रेंज एनाटॉमी। यानी C4 पौधों में क्रेंज एनाटॉमी का नाम की एनाटॉमी होती है। कई सालों तक मैं खुद अपनी बात बता रहा हूं, जब तक मैं तैयारी करता रहा, कई सालों तक मैं क्रेंज किसी वैज्ञानिक का नाम समझता रहा। It is not the name of scientist। पहली बात, it is not the name of scientist। The cranch is a name of arrangement। क्रेंज एक प्रकार के अरेंजमेंट का नाम है। इसी क्रेंज का दूसरा नाम होता है रेथ। रथ नहीं, रेथ। अच्छा, हमारे बच्चे ना तो क्रेंज जाने ना तो रेत जाने, उनको जितना कठिन क्रेंज है। तो जब मैं बोलता हूँ रेत एक माला है, तो बोले माला थोड़ी ना होता, माला को तो गार्लैंड बोलते हैं। तो बोलते हैं जब कभी कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जब मरता है तो तुमने टीवी पर प्रसारण देखा होगा, लोग टायर जैसा देखे हो, वो एकदम सॉलिडिफाई होता है, ऐसा नहीं कि छुओगे तो गिर जाएगा, टायर जैसा होता है, लाइक दिस। यस, और यहाँ सब फूल लगे होते हैं। सब कभी नहीं देखा ऐसा, कभी नहीं देखा। इसमें खूब मतलब बेला चमेली के फूल लाल वाल। अब जो मर गया उसको फूल से क्या मतलब है, और उसको रखते हैं श्रद्धा सुमन अर्पित कर। ये जो अरेंजमेंट है यही है रथ, रथ नहीं। तो बोलते हैं कि लीफ की एनाटॉमी में रेथ लाइक अरेंजमेंट हो जाता है। अब रेथ लाइक अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? रेथ लाइक अरेंजमेंट इज अ स्पेशल अरेंजमेंट। आदमी को जब नॉर्मल आता हो तो स्पेशल समझे। ये बात मुझे अचानक एक बात याद आ जाती है हर साल। अभी बीच में मैंने सुना दिया था, फिर सुना। जब आप डॉक्टर बनते हो पहले साल, वेरी फर्स्ट ईयर, 3 महीने के अंदर अंदर आप डॉक्टर बन गए, पूरे मोहल्ले भावा हो गए, शर्मा जी का लड़का डॉक्टर, गुप्ता जी, शर्मा जी, पाल जी, और बिटिया अगर बन गई तो आप पता ही हो जाता है। फलानी साहब की बिटिया देखी ना, वो बहुत पढ़ती थी, माँ बाप से मिलना बंद कर दिया था उसने, एक कमरे में छुपी रहती थी तो पढ़ती रहती थी, तो भैया हल्ला मच जाता है। अब आप मेडिकल कॉलेज जाते हो तो पहली बार अपने दड़बे से बाहर आते हो, कि सिलेक्ट वही होता जो दिखाई ना पड़े। पहली बार आप एप्रन पहन के जैसे ही बाहर निकलते हो, और आप थोड़ा स्टाइल भी मारते हो क्योंकि आपके पास सफेद कोट है, स्कूटी पापा ने खरीदवाई दी है,
गर्ल्स के साथ, और गर्ल्स फिर वो स्टेथोस्कोप यहाँ रखती हैं, फिर सफेद कोट पहनती हैं, फिर हेलमेट लगाती हैं, फिर किसी को देखती नहीं है। अब कोई बीच में सहेली मिल भी जाए उनकी, जो उनकी दोस्त रही होगी 12 तक, और उसको देख भी लिया तो उसकी तरफ देखती नहीं। स्टाइल देखा। अच्छा, ये बच्चियां अक्सर बहुत बुरी तरीके से फंसती हैं जब मोहल्ले की आंटी का पैर टूटता है। अब मोहल्ले की आंटी का पैर टूटा, उन्होंने एक्सरे कराया और उन्होंने ऑर्थोपेडिशियन को दिखाया है कि आपको फ्रैक्चर है, प्लास्टर लगाना पड़ेगा, पर पता नहीं उस डॉक्टर पे ने विश्वास ही नहीं है। बगल वाली जो शर्मा जी की बिटिया सेलेक्ट हुई है उसी को बुलाया जाता है, बिटिया इधर आना। बिटिया भी कहती डॉक्टर बन गए, सब जगह पर बड़ी बड़ाई हो रही है। पहुंचती, हाँ आंटी देखो बेटा एक्सरे। बिटिया अभी कक्षा 12 पास है, अभी अभी मेडिकल कॉलेज गई थी, उसको एक्सरे का एक्स भी नहीं मालूम। पर दुनिया में तो चर्चा की एक्सरे। अगर वो ये कहती है कि सर मैं आंटी एक्सरे देखना नहीं आता, तो तुरंत बेइज्जती होती। आंटी कहेंगे फिर काहे के डॉक्टर। और अगर एक्सरे लेती भी है तो देखेगी क्या, क्योंकि उसे नॉर्मल चीज मालूम नहीं, तो अब नॉर्मल चीज कैसे मालूम। और बिटिया बिना कुछ देखे बोलती हाँ हाँ फ्रैक्चर है बिटिया फ्रैक्चर, हाँ आपका दाहिना पैर टूटा। अरे बिटिया मेरा तो बायां है। अच्छा अच्छा मैंने उल्टा पकड़ा था। हाँ दिख तो रहा है, ये वाली हड्डी टीविया दिख रही नहीं बेटा, मेरा तो पंजा है। इसलिए जब भी ऐसा आपके साथ हो, बोले एक्सरे अलग रखिए, पहले क्लिनिकल डायग्नोसिस करनी है, बताइए कहाँ चोट है, देख लो दायां है कि बायां है, छू छा के देख लो कहाँ है, और फिर उनकी तरफ मत देखो, एक्सरे की तरफ। हाँ आपका बायां पैर गया हुआ, पंजे के पास एक छोटी सी फ्रैक्चर दिख रहा, देख कुछ नहीं रहा। पर तुम्हारी स्टाइल बन गई यार, बड़ी इंटेलिजेंट लड़की, एकदम वही बताया जो पढ़ा लिखा डॉक्टर बताया था। अब हमने स्टाइल मारी, बिल्कुल एग्जैक्ट शब्द वही निकल रहे, बाएं पैर में फ्रैक्चर हुआ है, पंजे में फ्रैक्चर हुआ है, तीसरी उंगली टूटी हुई है, प्लास्टर लगाना पड़ेगा। बोले 3 महीने में ये वो सीख गई जो बदतमीज वो डॉक्टर पिछले 15 साल से कर रहा है। बिटिया बड़ी अच्छी तरीके से तुम्हारी पढ़ाई हो रही है, बिटिया जान ली कैसे इज्जत बचाएगी। ये मजाक के बाद मैं तुम्हें बताऊं, जब तुम्हें नॉर्मल अरेंजमेंट आता हो तो क्रैंच समझ में है। क्या आपको लीव का नॉर्मल अरेंजमेंट आता है? तो पहले मैं नॉर्मल अरेंजमेंट सुन लूं, फिर क्रैंच एनाटॉमी का अरेंजमेंट बता दूंगा, ठीक है? चलो बताओ, C4 साइकिल किसने बताई? क्या ये स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट में होती है? इनका नाम C4। क्या ये अडॉप्ट कर गए हैं? हाई टेम्परेचर में रह लेते हैं, हाई इंटेंसिटी, लो CO2, फोटो रेस्पिरेशन कम होता है? नहीं होता। और फिर भी इनका बायोमास प्रोडक्शन कम है कि ज्यादा? तो बायोमास प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, मतलब नो फोटो रेस्पिरेशन, इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं सर? क्योंकि इन्होंने अपनी एनाटॉमी बदल दी। क्या बदल दी? एनाटॉमी। और लीफ की एनाटॉमी बदल के कैसी कर ली? क्रैंज नाम के वैज्ञानिक ने बताई थी। It is not by the name of scientist, it's the base of arrangement। और अरेंजमेंट कैसा है? रेथ लाइक। बोलो क्या? पहले तो नॉर्मल एनाटॉमी एक बार रिवाइज करो, मैंने पढ़ा रखी है। नॉर्मल, क्रैंज नहीं, नॉर्मल पढ़ाओगे? ऊपर वाली एपिडर्मिस, नीचे वाली बहुत बढ़िया, बीच में मिडरेप, इनके बीचों बीच में मीजोफिल सेल है। मीजोफिल में ये पैलिसेड है, पैलिसेड, और स्पॉन्जी है। मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ कुछ याद आ जाए। पैलिसेड, यस और नो। और ये वाली स्पॉन्जी। अच्छा बताओ, ये मिड रिब है, और मिड रिब के अंदर है वेस्कुलर बंडल। कौन बेटा? और वेस्कुलर बंडल में जाइलमर फ्लोएम, कंजाइंट एंड कोलैटरल। पक्का? और इन वेस्कुलर बंडल, इनको लिख देते हैं वेस्कुलर बंडल। और इन वेस्कुलर बंडल में, याद रखना, इन्हीं वेस्कुलर बंडल में बंडल शीथ सेल, छोटी छोटी बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल।
ये है नॉर्मल अरेंजमेंट। इन दोनों का नाम है मीजोफिल सेल, यानी पैलिसेड भी मीजोफिल है, स्पॉन्जी भी मीजोफिल है। और इसके बाद वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ सेल, स्मॉलर की लार्जर, एंड बंडल शीथ सेल की फोटोसिंथेसिस मिनिमम, बिल्कुल बहुत कम। मेन फोटोसिंथेसिस कौन? मीजो। ये कैसी है? नॉर्मल। आइए क्रेंज एनाटॉमी। अभी भी एडेक्सियल एपिडर्मिस ऊपर, अभी भी अबेक्सियल नीचे, अभी भी इनके पास बीच में वेन, मैंने मिडरिप नहीं बोला, क्या बोला? वेन, क्योंकि कभी कभी मोनोकॉट, ज्यादातर C4 का मोनोकॉट, ठीक है। इसके अलावा इनमें भी बेटा मीजोफिल कोशिकाएं, और सारी मीजोफिल कोशिकाएं एक जैसी, नॉर्मल पैरेन्काइमा, देयर इज अ नो डिफरेंशिएशन लाइक पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। पहला अंतर बताओ दोनों में, यहां पर कैसा था? पैलिसेड स्पॉन्जी, यहां पर ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं। तो सारी की सारी नॉर्मल पैरेन्काइमा, नॉर्मल पैरेन्काइमा है, ना तो स्पॉन्जी है ना तो पैलिसेड। पहला अंतर। दूसरा अंतर, वेस्कुलर बंडल, these are the vascular bundle, xylem and phloem, लिख दे रहा हूं वेस्कुलर बंडल। थोड़ा और बड़ा बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। वेस्कुलर बंडल, एंड नाउ अराउंड द वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ देयर आर सेवरल लेयर ऑफ लार्ज साइज बंडल शीथ सेल। वन लेयर, मैं एक ही का डायग्राम बनाता हूं। सो देयर आर सेवरल लेयर ऑफ बंडल शीथ सेल, और इनका अरेंजमेंट इट लुक लाइक क्रेंज। कैसा? दिखाया था, तो इनका अरेंजमेंट कैसा दिखाई पड़ा? क्रेंज। वो वाला क्रेंज ज्यादा अच्छा है, ये कम है। तो बताओ, एक लेयर बंडल शीथ की सेवरल? एंड नाउ दीज बंडल शीथ सेल आर लार्ज सेल। कैसी सेल? लार्ज। अंतर बताओ, यहां पर जो बंडल शीथ थी, यहां की बंडल शीथ, इनकी लार्ज। इन बंडल शीथ में क्लोरोप्लास्ट की कंटेंट नेग्लिजिबल थी। किसमें? नेग्लिजिबल। इन वाली बंडल शीथ में लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यही शब्द मिलेगा, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यही शब्द मिलेगा। और अगर इन बंडल शीथ में लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, तो बताओ ये सेल कैसी होंगी? ग्रीन की नॉन ग्रीन? हाँ। और अगर ये ग्रीन होंगी तो ये भी फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेंगी? बिल्कुल लेंगी। तो पहले नॉर्मल एनाटॉमी, फिर क्रेंज एनाटॉमी। तो जो क्रेंज एनाटॉमी है उसमें क्या क्या बातें दिखाई पड़ी? यहां पर किसका डिफरेंशिएशन नहीं है? यहां पर पैलिसेड और मीजोफिल का डिफरेंशिएशन है, यहां पर पैलिसेड और मीजोफिल का डिफरेंशिएशन। यहां की बंडल शीथ सेल स्मॉल की लार्ज, यहां की बंडल शीथ लार्ज, यहां पर सिंगल लेयर, यहां मैनी लेयर, यहां पर क्लोरोप्लास्ट नेग्लिजिबल, यहां पर क्लोरोप्लास्ट लार्ज। कम की ज्यादा? बहुत ज्यादा। इवन लार्ज नंबर के साथ साथ द साइज इज ऑल्सो लार्ज। क्लोरोप्लास्ट का साइज भी लार्ज है, यानी इनमें पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट, इनका साइज भी लार्ज है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो सबको सीखनी है, सब कुछ छोड़ के सीखनी है, अपेंडमेंट छोड़ के, कि चाहे कुछ भी कर लो इस एनाटॉमी में, डर तो अभी भी बना हुआ है। क्या डर है? डर है ये सब
कि बाहर के एनवायरनमेंट में, बाहर के सर ऑक्सीजन ज्यादा है, क्या है, CO2 कम है, टेम्परेचर ज्यादा। और ऐसी कंडीशन में इस CO2 को फेस कर रही है मीजोफिल सेल, बोलो कौन, और मीजोफिल सेल इस CO2 को पकड़ने की कोशिश कर रही है, यस और नो। और CO2 को पकड़ने के लिए अगर तुमने यहां पर रुबिस्को दे दिया, क्या दे दिया, तो ये नॉर्मल एंजाइम की दोगला, ये इस कंडीशन में CO2 को इसे पकड़ेगा, क्या ये ऑक्सीजन को पकड़ लेगा? इसीलिए कह रहे सब कुछ छोड़ के सुनो। इसीलिए एक और व्यवस्था की गई कि C4 प्लांट की जो मीजोफिल कोशिकाएं हैं, मीजोफिल कोशिकाएं हैं, वो मीजोफिल कोशिकाएं जो डायरेक्ट बेटा एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना चाह रही हैं, उन कोशिकाओं से रुबिस्को हटा लिया गया। देयर इज अ नो रुबिस्को। सारे अंतर पूछूंगा, सो मत जाना, बस बताओ मीजोफिल कोशिकाओं में रुबिस्को दिया गया कि नहीं दिया? नहीं दिया। तो जब सब रुबिस्को नहीं दिया गया तो अब CO2 को पकड़े कौन? बोले एक ईमानदार एंजाइम रखा गया, ये इतना ईमानदार है मर जाएगा, लेकिन केवल किसे पकड़ेगा? CO2। और इस एंजाइम का नाम है PEP कार्बोक्सिलेज। फिर से बोलो। तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने का काम दोगले एंजाइम को दिया गया कि PEP का, PEP। और PEP कार्बोक्सिलेज कहता है मैं किसे जानता हूं, ऑक्सीजन चाहे कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो जाए, मेरा ऑक्सीजन से कोई रिश्ता, और CO2 चाहे कितनी कम क्यों ना हो जाए, मैं हमेशा किसे पकड़ूंगा? CO2। मेरा नाम है PEP कार्बोक्सिलेज। दोगला की ईमानदार। इस दुनिया में ईमानदारी बड़ी अच्छी चीज। लोग बोलते हैं सर आज के जमाने में ईमानदारी कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ ईमानदारी बड़ी अच्छी चीज। इवन चोर भी जो चोरी करने जा रहे हैं, वो चोरी करने के बाद कहते भाई देखो बंटवारा ईमानदारी से होगा। चुरा के लाए बहुत सारा सोना, किसी ने सोना गहना, बोले देखो भाई बंटवारा। इवन गलत आदमी में भी ईमानदारी की बड़ी जरूरत है। और PEP कार्बोक्सिलेज कहता है कि चाहे एनवायरनमेंट में केवल ऑक्सीजन आ जाए, CO2 ना रहे, तो मैं ऑक्सीजन को कभी भी एब्जॉर्ब नहीं कर। और वहीं रुबिस्को होता तो बदतमीजी कर देता। तो मीजोफिल कोशिकाओं में रुबिस्को रखा गया कि नहीं रखा गया? तो क्या दुनिया से ही रुबिस्को हटा दिया गया? नहीं, बंडल शीत कोशिकाओं को रुबिस्को दिया गया, यानी दीस बंडल शीत सेल दे हैव रुबिस्को। तो किसी ने कहा सर जहां रुबिस्को रहेगा वहां गंदगी मचाएगा। हाँ मचाएगा, लेकिन रुबिस्को को एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट से बचा दिया गया और दूर रखा गया, और इसको पता नहीं चलने दिया गया कि रुबिस्को को कि ऑक्सीजन वहां ज्यादा और CO2 कम। इसलिए फोटोसिंथेसिस एक जगह हुई कि दो जगह? पहली कौन सी सेल? मीजोफिल सेल, दूसरा बंडल। इतना पढ़ाने के बाद आप सो गए? जवाब दोगे? क्रैंज एनाटॉमी बताओगे? अगर मैं पॉइंट ना लिखाऊं तो तुम लिख पाओगे? देखते हैं लिख पाओगे कि नहीं। बताओ क्रैंज एनाटॉमी याद है? कुछ पॉइंट है 5, बता पाओगे? बताओ। देयर इज नो डिफरेंस इन मीजोफिल है, तो डिफरेंस है कि नहीं? बताओ। सॉरी, मीजोफिल और मीजोफिल में पैलिसेड और स्पंजी का डिफरेंस। बंडल शीट सेल स्मॉल की लार्ज, एक लेयर की मैनी लेयर, क्लोरोप्लास्ट स्मॉल की लार्ज, साइज। ये 5 एनाटॉमी के पॉइंट हो गए। 2 और पॉइंट, रुबिस्को कहां नहीं है, कहां है? 7 पॉइंट बता पाओगे? ये क्रैंज एनाटॉमी के पॉइंट है। मुझे तो डर लग रहा, बता पाओगे? बता पाओगे? फिर से बताओ। पहला बताओ। देयर इज अ नो डिफरेंशिएशन इन
पहली सीड एंड स्पॉन्ज, पहला डिफरेंशिएशन नहीं। फिर बंडल शीत की लेयर एक की मैनी, बंडल सेल स्मॉल की लाल, और इनका अरेंजमेंट रिथ लाइक है, और इनमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज्यादा, साइज भी। और बताइए रूबिस्को एंजाइम याद है? कहाँ नहीं है? हाँ कहाँ है? तो फिर मीसोसेल में कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने का कोई एंजाइम नहीं। कौन? इसका मतलब फोटोसिंथेसिस एक जगह की दो जगह? आइए वो दो जगह देखते हैं। पहली जगह का नाम है मीसोफिल सेल। बोलो कौन? मीसोफिल सेल। और दूसरी जगह का नाम है बंडल शीत सेल। और एनवायरनमेंट में कहर मचा हुआ है। कहर पहले लिख लें, क्या कहर है? एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, CO2 का। पक्का? ऐसे समय पर रूबिस्को होता, बदतमीजी कर देता, लेकिन रूबिस्को नहीं है। कहां पर नहीं है? हाँ? पक्का? आइए इधर देखिए, यहां पर फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड नाम का प्राइमरी एक्सेप्टर। क्या तुम्हें C3 साइकिल का प्राइमरी एक्सेप्टर याद है? बोलो। RUBP। यहां पर कौन है? PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। 3 कार्बन का सब्सटेंस है प्राइमरी एक्सेप्टर। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है। किसको? और एक एंजाइम की प्रेजेंस में जोड़ता है। नाम बताएंगे, मुझे अच्छा लगे। बोलो। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। और चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रही है, इसका नाम है कार्बोक्सिलेशन। फिर से बोलो। तो भाइयों बहनों, क्या C4 साइकिल में भी कार्बोक्सिलेशन है? yes, sir। डर है मुझे, क्योंकि तुमने C3 साइकिल के रट्टे मारे हैं। C3 साइकिल के 3 स्टेप याद है? पहला कार्बोक्सिलेशन, याद है? यहां पर भी पहला स्टेप क्या है? कार्बोक्सिलेशन। लेकिन कार्बोक्सिलेशन करने वाला एंजाइम PP, कार्बोक्सिलेज। ऑक्सीजन ज्यादा होने के बावजूद भी उसने क्या जोड़ा? CO। किसमें जोड़ा? व्हाट इज PP? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। मैं लिख देता हूं, क्योंकि ये भी कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप पूरा लिख दिया करो, बाद में मैसेज करते हुए अच्छा नहीं लगता। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट, एक ही बात। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा, 3 कार्बन के सब्सटेंस में 1 कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा, 4 कार्बन का एक एसिड बना। It is OAA. What is OAA? It is known as oxaloacetic acid. Thank you very much. It is known as oxaloacetic acid. और ये एक C4 एसिड है। Why it is known as C4 एसिड? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से बना मैलिक एसिड। मैलिक एसिड भाइयों बहनों, ये भी 4 कार्बन का एसिड है, मैलिक एसिड। इस मैलिक एसिड का ट्रांसपोर्ट हुआ, मैं शब्द लिख रहा हूं। पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसफर, कुछ भी लिख सकते हो। ट्रांसपोर्ट ऑफ मैलिक एसिड कहां से कहां? मीसोफिल से बंडल। C4 एसिड यहां पर भी पहुंचा। इसी C4 एसिड का नाम है मैलिक एसिड। अभी NCERT के तरीके से भी दिखा दूंगा, चिंता मत करो। अब इस मैलिक एसिड से हुआ डीकार्बोक्सिलेशन। शब्द बोलो। क्या निकली? CO2। क्या निकली? CO2।
स्टेप का नाम है डी कार्बोक्सिलेशन। चलो मेरे साथ 3 स्टेप अभी बताओगे? बोलो, पहला बोलो, कार्बोक्सिलेशन, ट्रांसपोर्ट, डी कार्बोक्सिलेशन। बताइए डी कार्बोक्सिलेशन कहाँ हुआ? ये बंडल सीट में जो डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, यहां पर बैठे हैं रुबिस्को। कौन? रुबिस्को। ये वो बदतमीज आदमी है जो वक्त पड़ने पे बदल जाता है। और वक्त कब बदलता है? जब ऑक्सीजन ज्यादा, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा थी, CO2 कम थी, लेकिन इसके मुंह पर CO2 ही मारी गई। नहीं समझे? ऑल्दो एनवायरनमेंट में CO2 कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है, लेकिन ये भैया जहां थे वहां पर इनके मुंह पे क्या मारी गई? CO2। तो इनको ये पता ही नहीं चला कि एनवायरनमेंट में CO2 कम है, ऑक्सीजन ज्यादा, क्योंकि ये जहां रह रहे वहां पर CO2 की भरमार लगा दी हमने, प्रोसेस का नाम। और अगर हमने ऐसा किया तो अब ये बदतमीजी कर पाएंगे कि नहीं? ये चुपचाप RUBP में, क्या RUBP में किसको जोड़ेंगे? CO2। क्या बनाएंगे? 3-फॉस्फोग्लिसरीन। क्या पूरी साइकिल याद है? पूरी पूछ लूं मैं? बोलो, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरीन, 3-फॉस्फोग्लिसरीन। क्या इससे ग्लूकोज बनने लगेगा? नो सर। कितने चक्कर चाहिए? 6। याद है? पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजन। C3 साइकिल चलने लगी। किसी ने बोला क्या सर C4 प्लांट में C3 साइकिल चलती है? यस सर, बिकॉज C3 साइकिल इज अ यूनिवर्सल साइकिल। दुनिया की हर जगह पर C3 साइकिल जरूर चलेगी। यस और नो? यस। तो सर ग्लूकोज बनने लगा। ग्लूकोज क्यों बनने लगा? क्योंकि हमें रुबिस्को से डर था। किससे? और रुबिस्को दोगलापन कर देता। अगर रुबिस्को कहाँ होता? मीजोफिल। और उस समय पर ये दोगलापन क्या करता? CO2 पकड़ता कि ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। लेकिन जहां रुबिस्को रहा, मैंने उसे भनक लगने, जहां वो रहा वहां मैंने CO2 की भरमार कर दी बाय द प्रोसेस। नहीं आया। और जैसे मैंने डी कार्बोक्सिलेशन किया, इधर देखो साहब, मैलिक एसिड से, किससे? जो कि कितने कार्बन का पास बना? पायरविक एसिड। फिर से बोलो, पायरविक एसिड बना। इट इज नोन एज पायरविक एसिड। कितने कार्बन का? इट इज C3 एसिड। और इसका फिर से हुआ ट्रांसपोर्ट। बोलो क्या? ट्रांसपोर्ट। और भाइयों बहनों, इट इज अ पायरविक एसिड विच रीचेस अप टू द अगेन कहा? मेसोफिल। साइकिल पूरी नहीं हुई है अभी। और पायरविक एसिड में अगर मैं फॉस्फेट जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? तो ये बन जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरविक एसिड। सबसे कंफ्यूजिंग स्टेप है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेप है। पायरविक एसिड से फॉस्फोइनॉल पायरविक एसिड बनना, इट इज नोन एज रीजनरेशन। फिर से बोलो, रीजनरेशन। और अब की बार रीजनरेशन किसका हुआ है? RUBP का कि PEP का? PEP। तो पहले सारे स्टेप बताओ। पहला कार्बोक्सिलेशन, ट्रांसपोर्ट, डी कार्बोक्सिलेशन, ट्रांसपोर्ट, रीजन। और रीजनरेशन में मैंने पायरविक एसिड में क्या जोड़ा? फॉस्फोइनॉल पायरविक एसिड। बस बोलो। और अब की बार ये करने के लिए मुझे ATP जोड़नी पड़ी। क्या? व्हाट इज ATP? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन प्रोडक्ट में बना AMP। ये बड़ा अजीब है। व्हाट इज AMP? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो एक ATP में 3 फॉस्फेट थे और AMP में 1। तो बताओ यहां से 2 फॉस्फेट चुराए गए। इसका मतलब एक ATP से एक ATP के बराबर काम लिया गया कि डबल? एक स्टेप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर बाद में पूछोगे, अकेले आओगे, फिर डर के पूछोगे, कौन पूछे कहीं मारी ना दे। पूछो तो डांट देता है, बदतमीज आदमी है, इससे ना पूछो तो अच्छा है। इसलिए कई बच्चे से पूछते रहे। फिर से सुनो, जब ATP से फॉस्फेट हम फॉस्फोइनॉल पायरवेट में दे रहे हैं तो क्या बनता है? AMP। यानी एक ATP से 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ट्राई फॉस्फेट से मोनोफॉस्फेट।
2 फॉस्फेट का लॉस हो रहा, तो एटीपी वैसे कितने फॉस्फेट निकालता है? ए। यहां कितने निकाला? 2। इसका मतलब एक एटीपी के बराबर काम कर रहा है 2। हाँ 2। अब ध्यान सुनना, बाकी बैलेंस आपको करना है, शायद कर पाओ शायद ना भी कर पाओ। आप बताओ मुझे, अगर बेटा ये ग्लूकोज बनाना है तो कितने चक्कर? 6 टर्न करने पड़ेंगे। तो कितनी CO2? तो बताओ डिकार्बोक्सिलेशन कितनी बार? 6। तो मैलिक एसिड, तो बताओ ऑक्सैलोएस्टिक, तो बताओ पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो बताओ C4 साइकिल के भी कितने चक्कर? कितने चक्कर? 6। और अगर 6 चक्कर मारे भाइयों तो मुझे कुछ चीजें अभी चाहिए। बताओ इस जगह पर कितने एटीपी? 12 एटीपी याद है? और कितने NADPH? 12। यस और नो? नो सर। और क्या रीजनरेशन याद है? बोलो 6। हाँ, क्योंकि C3 साइकिल चल रही है। तो कितने एटीपी? 12 और 6 टोटल 18 एटीपी हुए। कितने NADPH? 12। इस ग्लूकोज बनाने में क्या इनका भी रोल है? नहीं सर, क्योंकि ये ना होते तो CO2, तो ये 6 बार चलेंगे। एक बार चलने पर 1 एटीपी, तो 6 बार चलने पे 6 एटीपी। लेकिन कितने बने? 6। बुक कहती है ये एक्चुअली 6 नहीं है 12। क्या है? बस यही बात बच्चों को समझ में नहीं आती। हाथ जोड़ के निवेदन है, फिर से सुन लो। अगर 1 एटीपी होता तो 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल के 1 AMP में चेंज होता, तो पर एटीपी कितना फॉस्फेट यूज करते? A। यस और नो? आपने यहां पर 1 एटीपी से कितने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकाले? 2। कितने? तो 1 एटीपी से 1 एटीपी के बराबर काम लिया कि 2? इसका मतलब 6 एटीपी से 6 एटीपी के बराबर काम लिया कि 12? तो ये इफेक्टिवली कितने एटीपी का काम है? 12। इसलिए ये एक्स्ट्रा 12 एटीपी की जरूरत है। यस। कुछ लोग मुझसे लड़ते हैं, बाहर निकलूंगा, कहेंगे सर 6 एटीपी तो 6 ही मानो ना, 12 का मानो। तो मैं कहता हूं बेटा क्योंकि इसने क्या प्रोड्यूस किया? AMP। फिर से बोलो, अगर AMP यूज किया है तो ये जाएगा लाइट रिएक्शन में। किसमें? क्यों? क्योंकि लाइट रिएक्शन में ही ETS होगी। क्या होगी? और ETS से ADP से क्या बनेगा? ATP। हाइपोथेसिस का नाम कैमियास। पर भैया जो तुमने ये AMP खाली किया है वो AMP के रूप में अगर यहाँ पहुंचा तो पहले 1 ATP इस बात में खर्च करनी पड़ेगी वो क्या बने? ADP। फिर ADP से क्या बना? ATP। क्योंकि ये ATP फिर यहाँ पर आएंगे। यस और नो? क्योंकि लाइट रिएक्शन से ATP यहाँ आते हैं और डार्क रिएक्शन से ADP यहाँ भेजे जाते हैं। इसका मतलब तुम्हें वहां पर काम एक बार करना पड़ेगा, 2 बार। इसलिए इफेक्टिवली कितने ATP? हाँ, एक बार और 2 बार। पहला पॉइंट यहां पर ATP है, फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कितने फॉस्फेट है? 3। इससे बना AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। कितने फॉस्फेट यूज करेंगे? 2। का बचा कितना? A। यानी आपने 1 ATP से कितने फॉस्फेट निकाले? 2। जनरली कितने निकलते? 1 ATP से 1 फॉस्फेट निकलता है तो मैं ATP 1 काउंट करता हूं। यहां पर 1 ATP से कितने फॉस्फेट? 2। क्या बना? AMP। इसलिए 1 ATP ने 1 ATP का काम किया कि डबल? तो बताओ कितना? 12। यहां पर बच्चे मुझसे सेटिस्फाई नहीं हो, कहते हैं जब 6 ATP हैं तो 6 ही लिखो, 12 मत। तब मैं कहता हूं ये ट्रक लोडिंग और अनलोडिंग जैसा है। बातें में हंसो मत बेटा, कि आप एक ट्रक लेके चले हो, ये रहा वो ट्रक, और इस ट्रक में सामान लोड हुआ। इस लोड सामान का नाम है ATP। बोलो क्या नाम? और इस ट्रक का सामान अनलोड करो। क्या करोगे? अनलोड। और फिर से ट्रक तैयार है फिर से लोड करने के लिए। ये कहां लोड होता है? लाइट रिएक्शन में। फिर से बोलो, क्या बनती है? और ये कहां अनलोड होता है? डार्क रिएक्शन। तो ATP यूज हो जाती है, क्या बनता है? ADP। फिर से ADP कहां जाती है? लाइट रिएक्शन। क्या बनाती है? ATP।
फिर यहाँ आती है एटीपी से क्या बनता है एडीपी, फिर एडीपी कहाँ जाती है लाइट। लाइट रिएक्शन नहीं चल पाएगी अगर क्या ना हो एडीपी। कि तुम्हें एटीपी बनानी है तो क्या चाहिए एडीपी, और एडीपी आएंगी कहां से डार्क रिएक्शन। क्यों? अरे यार तुम लोग पागल हो क्या? डार्क रिएक्शन से क्यों आएंगी? क्योंकि वहां पर एटीपी यूज होकर क्या बना रही है एडीपी। हाँ, और ये एडीपी कहां पहुंचेंगी लाइट, और लाइट में क्या होगी एडीपी से क्या बनेगा एटीपी। नहीं आया? ट्रक खाली नहीं करोगे तो भर, अभी ट्रक भरा है क्या बना है एटीपी, खाली करके आ गए एडीपी, फिर से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भरा एटीपी, फिर खाली करा है एडीपी। तो खाली क्या करना है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, कितना एक, तुम कितने खाली करा है दो, तो अब की बार भरने पर एक बार ताकत की दो बार, क्योंकि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एडीपी से एटीपी बनाती है, और तुमने भेजा क्या है एएमपी, कहां से यहां से भेजा एएमपी, तो पहला एएमपी से क्या बनाना पड़ेगा एडीपी, और फिर एडीपी से एडीपी, तो यहाँ पर दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज करने पड़ेंगे। इफेक्टिवली तुम्हें कितने एटीपी बनाने पड़ेंगे 12। इन 6 एटीपी को रिकवर करने के लिए 12 एटीपी यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। यस और नो? अभी भी नहीं आया, इसलिए 6 एटीपी नहीं है 12 एटीपी। और अगर 12 एटीपी एक्चुअली यूज हो रहे हैं तो 18 पहले यूज हुए थे। नो सर, याद है कितने 12 और 6 18 और 12, ये किस साइकिल में C3, और ये कितने 12 18 और 12 30, यानी अब की बार 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को बनाने में कितने 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को बनाने में कितने गर्दन झुका दी, इसका मतलब नहीं आया, नहीं आया। एनसीईआरटी पहले तुमको सेटिस्फाई करें एनसीईआरटी से, फिर अपना फिर से बनाएं, तीसरी बार फिर से बनाएंगे। ऐसा करें कि एनसीईआरटी जैसा डायग्राम भी लगे। कुछ ऐसा डायग्राम बनाएंगे। अब जो मैं पूछूं बताओगे ये कौन सी सेल है, और ये देख लो लिखा होगा ऊपर वाला मेसोफिल, नीचे वाला बंडल्स, और जो जो बोल रहे वही कर रहा हूं। H2CO3 पहले बताओ कैसे बना होगा, CO2 प्लस वाटर क्या बना होगा H2CO3, क्या निकल गए होंगे H प्लस, क्या बचा होगा HCO3। मैं CO2 जोड़ रहा हूं, वो SCO3 माइनस जोड़ रहे, बात वही। मैं क्या जोड़ रहा CO2, उन्होंने क्या जोड़ा, और इन्होंने इसे जोड़ा है फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड में, देखो लिखा होगा फास्फोइनॉल पायरुविक, और जोड़ करके इन्होंने एक एसिड बनाया है, इसका नाम है C4 एसिड। अपनी बुक देखो, मैलिक एसिड मत बोलो, और इन्होंने यहां पर शब्द लिखा है फिक्सेशन। एनसीईआरटी देखो, चलिए अब मैं अपनी साइकिल बनाता हूं ताकि ये रहे कि सर आपने जो पढ़ाया वो मैच कर रहा कि नहीं। C3 में मैच कराया था तो C4 में भी मैच करा दो सर। आओ, ये भाई साहब का नाम फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, बाहर को राम मचा है, क्या मचा है, ऑक्सीजन ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, क्या है CO2 ज्यादा की कम, पर उसको भी जोड़ा जा रहा है। इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ा है बाई कार्बोनेट फॉर्म में, मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया, मैं पुराना आदमी हूं, मुझे ऐसे ही पढ़ाया। किसमें जोड़ा, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, क्या बनाया ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, कितने कार्बन का 4। क्या ये C4 एसिड है, क्या ये C4 एसिड है, इसकी जगह पर इन्होंने क्या लिखा है C4 एसिड, मैंने क्या लिखा है ऑक्सैलो, इन्होंने लिखा है फिक्सेशन, क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा कार्बोक्सिलेशन। बात एकदम वही है, कार्बोक्सिलेशन।
क्या इस एंजाइम का नाम बता सकते हो? नाम बताओ। PEPKase। व्हाट इज PEPKase? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। फिर इन्होंने इस C4 एसिड का कर दिया है ट्रांसपोर्ट। बस मैंने ट्रांसपोर्ट करने के पहले इसके दो फॉर्म बना दिए। ऑक्सैलोएस्टिक से मैलिक एसिड बना, और मैलिक एसिड को मैंने कर दिया ट्रांसपोर्ट। मैंने भी कर दिया ट्रांसपोर्ट। इन्होंने यहां पर लिखा है ट्रांसपोर्ट, मैंने भी लिख दिया ट्रांसपोर्ट। फिर इन्होंने C4 एसिड का किया है डी कार्बोक्सिलेशन। बोलो क्या लिखा है? डी कार्बोक्सिलेशन। लिखा है। और डी कार्बोक्सिलेशन करने के बाद इन्होंने कौन सा एसिड बनाया? C3 एसिड। फिर से बोलो, C3 एसिड बनाया है, और इससे निकली है CO2। मैं भी वही करूंगा, बस मेरा अंदाज अलग है। मैंने यहां पर मैलिक एसिड दैट इज C3 की C4 का किया है डी कार्बोक्सिलेशन। क्या किया है? डी कार्बोक्सिलेशन। क्या निकली है? CO2। मैंने क्या बनाया है? पायरुविक एसिड। फिर से बोलो, ये एक्चुअली कैसा एसिड है? C3 एसिड। बराबर ना। इन्होंने C3 एसिड का फिर से किया है ट्रांसपोर्ट। यहां लिखा है ट्रांसपोर्ट, और यहां आ गया C3 एसिड। और फिर इन्होंने C3 एसिड का किया है रीजनरेशन। बस मैंने वही चीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दी। इन्होंने किया है रीजनरेशन। मैं भी देख रहा हूं, मेरा C3 एसिड है पायरुविक एसिड, इसका मैंने भी क्या किया है? ट्रांसपोर्ट। और पायरुविक एसिड से मैंने बनाया है फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। प्रोसेस का नाम रीजनरेशन। तो बताओ, पायरुविक एसिड में अगर मैं क्या जोड़ दूं? फॉस्फेट। नाम बताओ क्या लिखा है? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। यानी पायरुविक एसिड में क्या जोड़ दूं? फॉस्फेट। तो क्या बन जाएगा? फॉस्फोइनॉल पायरुविक। इसके लिए मैंने रिएक्शन डिटेल कर दी है। डिटेल ये कर दी है कि यहां पर ATP जुड़ेगा, लेकिन बनेगा क्या? AMP। ये रही आपकी बुक की, ये रहा मेरा। फिर मैंने आपसे कहा कि ये डी कार्बोक्सिलेशन क्यों किया गया। बस मैंने ये ज्यादा पढ़ा दिया। क्यों किया गया? क्योंकि यहां रहता है रुबिस्को। कौन रहता है? और रुबिस्को एक बदतमीज एंजाइम है। अगर उसको पता चल गया कि ऑक्सीजन ज्यादा है तो क्या जोड़ बैठेगा? ऑक्सीजन। तो जहां वो है वहां पर ऑक्सीजन रखा गया कि CO2 कंसंट्रेशन घटाई गई, बढ़ाई, और बढ़ाई गई तो इसमें कौन जुड़ा? RUBP। और बताओ क्या चालू हुआ? 3PGA। याद आया? प्रोसेस का नाम कार्बोक्सिलेशन। बताओ इसका नाम, और इसका नाम पक्का। क्या बनने लगी? ग्लूकोज। हाँ, मैंने अपनी रिएक्शन यहां से बैलेंस की। कहां से? यहां से। कैसे बैलेंस की? मुझे 1 मोल ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी चक्कर? 6 टन चाहिए। तो मैं बोला कितनी? CO2। और ये CO2 मैलिक एसिड से मिल रही है, तो कितने मैलिक एसिड? 6। पायरुविक एसिड 6, तो डी कार्बोक्सिलेशन 6 बार। अगर मुझे मैलिक एसिड 6 चाहिए तो ऑक्सैलोएस्टिक भी, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड भी 6, पायरुविक एसिड भी 6, सब कुछ 6 चाहिए। तो कितने चक्कर चाहिए? मुझे 6 चाहिए। और इन 6 चक्कर के बाद मुझे 6 CO2 मिली और 1 ग्लूकोज मिला। इस 1 ग्लूकोज को पाने के लिए इस साइकिल का नाम पहले से मालूम था, C3 साइकिल। तो क्या C4 प्लांट में C4 साइकिल के साथ साथ C3 साइकिल भी चलती है? इट इज अ यूनिवर्सल साइकिल। ये कहीं पर भी खत्म नहीं होगी।
और मुझे बताया गया, जो मैं जानता हूं, इस रीजनरेशन रिडक्शन वाले स्टेप में कितने एटीपी? 12। कल पढ़ा रखा है, NADPH 12 यूज होते हैं, और रीजनरेशन वाले में 6 एटीपी यूज होते हैं। तो मैं C3 की इक्वेशन कल ही पढ़ चुका हूं, बताओ 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए 18 एटीपी 12 NADPH चाहिए, और तब जाकर के 1 मोल ग्लूकोज बनेगा। कहां से? C3। लेकिन C4 प्लांट C3 के साथ साथ C4 साइकिल भी चलाते हैं, जिसमें रीजनरेशन स्टेप पे क्या यूज होती है? ATP। तो 6 मोल पायरुविक एसिड से 6 मोल फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड यूज करने के लिए 6 ATP से 6 AMP बननी चाहिए। सर आपको यहाँ पर 6 ATP काउंट करनी चाहिए, पर मैंने कहा बच्चों ये 6 ATP नहीं है, क्योंकि 1 ATP से 1 ATP का काम लिया गया कि डबल? तो 6 से कितना? 12। तो इफेक्टिवली ये कितनी ATP मानी गई है? 12। और ये 12 ATP मानी गई है ज्यादा। इसका मतलब आपको रीजनरेशन में C4 साइकिल के दौरान 12 ATP एक्स्ट्रा चाहिए। क्या चाहिए? 6 चक्कर मारने के लिए 6 CO2 को यूज किया गया। यस और नो? बिल्कुल नहीं। ध्यान सुनो, 6 CO2 को फिक्स करके 1 मोल ग्लूकोज बनाने के लिए 18 ATP कहां से? C3 से, और 12 कहां से? C4 से। 18 और 12 30 ATP की जरूरत है, और कितने NADPH? 12। वो मैं बाद में लिख दूंगा। ये आपकी NCERT और वो NCERT का एक्सप्लेनेशन। इसीलिए कल मैंने C3 अलग लिखी थी और फिर NCERT की C3 अलग लिखी थी। देख लो, ये कौन है? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। इसमें क्या जुड़ रही है? किस फॉर्म में? बाइकार्बोनेट। क्या हो रहा है? फिक्सेशन। क्या बन रहा है? C4 ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? बताओ, इस डीकार्बोक्सिलेशन से कौन सी साइकिल? C3 साइकिल होगी। C3 एसिड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वापस आ रहा है। क्या हो रहा है? रीजनरेशन। NCERT ने यहाँ क्या मिस किया? ATP से ATP। अच्छा, मुझे क्यों आने लगा ऐसा? क्यों? क्योंकि हम लोगों ने MP कौशिक पढ़ी है। जब हम लोग पढ़ते तो MP कौशिक बुक में ये एक्सप्लेनेशन ये लिखा। तो जब मैं ये पढ़ पूछता हूँ, बच्चे बता ही नहीं पाते। बता पाओगे? चलो बताओ, कौन बिना देखे बता पाओगे? हटा दें इसे, बता दोगे? पक्का बताना। बाकी लिख चुके होंगे। चलो भाई, अब बताओ, पहले मेरी साइकिल बताओ। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, CO2, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, ट्रांसफर, मैलिक एसिड से पायरुविक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन, पायरुविक एसिड ट्रांसफर, पायरुविक एसिड से फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड रीजनरेशन। पक्का? डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ गया? रुबिस्को। C3 साइकिल हुई, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, कोई दिक्कत? यहाँ पर केवल एक सेल थी, मीजोफिल। यहाँ पर 2 है, मीजोफिल। चलो अब इक्वेशन लिखेंगे। 6 टन के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करके 1 ग्लूकोज बनाना है, और ये काम करने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 18 ATP प्लस 12 ATP की जरूरत है, दैट इज 30 ATP। और मैं इनको भी अलग अलग लिख देता हूं। 18 ATP में 12 फॉर रिडक्शन इन C3, 6 फॉर रीजनरेशन इन C3, यानी ये सब के सब C3 से हैं, और 12 की 12 रीजनरेशन इन C4। तो टोटल कितनी ATP? 30। इन्हीं बेटा 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 12 NADPH। कितने? 12 NADPH।
पक्का? इसका मतलब अब मैं आसानी से बोल सकता हूं कि चूंकि 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 30 एटीपी की जरूरत है, इसलिए 1 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 5 एटीपी की जरूरत है। यस और नो? चूंकि 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 12 NADPH की जरूरत है, इसलिए 1 CO2 को फिक्स करने के लिए 12/6 2 NADPH। क्या तुम इसे C3 से बैलेंस कर पाओगे? अभी भी नहीं कर पाओगे। जब क्वेश्चन में नहीं दे दूंगा तुम गलत कर दोगे। चलो अब C3 का कंपैरिजन करो। यहां लिख दे रहा हूं, 1 CO2 के लिए C3 में 3 ATP 2 NADPH, C4 में 5 ATP 2 NADPH। बताओ NADPH का रिक्वायरमेंट इक्वल क्या इक्वल? किसका ज्यादा? ATP। तो बताइए, इनको नॉन साइक्लिक और इनको नॉन साइक्लिक लगभग बराबर, लेकिन इनमें साइक्लिक ज्यादा। ये बात किसी को पल्ले नहीं पड़ेगी। फिर से सुनो, जब कल मैंने पढ़ाया किसी ने इस बात को ध्यान ही नहीं दिया कि सर क्या पढ़ाना चाहते हैं। अब ये कैलकुलेशन कल तक लोग मुझसे पूछेंगे, और चूंकि डरते हैं इसलिए पूछेंगे भी नहीं कि कौन पूछे, डांट देगा। इसलिए मैं कहता हूं अभी पूछ लिया करो। कल भी मैंने पढ़ाया था कि अगर दुनिया में नॉन साइक्लिक रिएक्शन होती, क्या होती? तो पायरुविक एसिड से क्या बनता? प्राइमरी एक्सेप्टर पे, सॉरी PS2 से प्राइमरी एक्सेप्टर जाते, ETS जाते, PS1 जाते, प्राइमरी एक्सेप्टर जाते, NADPH बनता, और यहां पर क्या बनता है? ADP से ATP। बताइए, जितने ATP बनते उतने NADPH, यानी ATP और NADPH की रिक्वायरमेंट अगर बराबर है तो चल जाता क्या? नॉन साइक्लिक। और अगर नॉन साइक्लिक में क्या होने लगे? साइक्लिक। क्या होने लगे? तो केवल क्या बनेगी? ATP। यानी एक्स्ट्रा ATP तुम्हें कहां से मिलेंगी? एक्स्ट्रा साइक्लिक। एक्स्ट्रा। अब बताओ, अगर नॉन साइक्लिक होता तो C3 साइकिल क्या? लेट सपोज 2 नॉन साइक्लिक करती, कितनी करती? तो कितने ATP बनते? 2 ATP 2 NADPH। फिर भी 1 ATP की जरूरत पड़ जाती, तो क्या करती? 1 साइकिल। लेकिन वहीं पर अगर मुझे C4 में करना पड़े तो NADPH कितने हैं? 2। तो मुझे 2 नॉन साइक्लिक करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 2 नॉन साइक्लिक से 2 ATP 2 NADPH मिल जाएंगे, तो NADPH का काम पूरा। लेकिन ATP अभी भी और चाहिए, कितनी? 3। तो मुझे 3 साइक्लिक करनी पड़ेगी। यस और नो? इसीलिए कहते हैं, शायद ये पॉइंट तुम संभाल ना पाओ। तुम सुनो, तुम ध्यान से, शायद तुम्हें क्वेश्चन संभाल ना पाओ, बहुत कम लोग संभाल पाते हैं। उसी सनलाइट से C3 प्लांट, उतनी ही सनलाइट से, सूरज अलग थोड़ी ना, सन तो एक ही है, उतनी ही सनलाइट से C3 प्लांट 2 नॉन साइक्लिक 1 साइक्लिक करते हैं, तब वो 3 ATP और 2 NADPH पैदा करते हैं। यस और नो? और उतनी ही सनलाइट से ये 5 ATP और 2 NADPH पैदा कर लेते हैं। तो सनलाइट के फोटोन उतने ही हैं, लेकिन उस फोटोन से दोनों ने NADPH बराबर बनाया, लेकिन इन्होंने 3 ATP और इन्होंने 5। तो किसने सनलाइट का बेहतर प्रयोग किया? इसीलिए बोलते हैं C4 इज बेटर फोटोसिंथेटिक प्लांट। देखिए, मैंने आपका ब्रेन वॉश करके क्वेश्चन एकदम सही समझा दिया, लेकिन मुझसे लोग यूं भी आते हैं पूछने। सुनना, किस तरह पूछने आते हैं, ध्यान सुनना। तुम दिमाग अपना सीधा करो, बहुत ध्यान सुनो। कहते हैं सर C3 साइकिल अच्छी होनी चाहिए। बोले क्यों? कहते हैं सर C3 साइकिल में खर्चा 18 ATP का, 12 NADPH तो दोनों जगह है,
बोले C3 साइकिल में खर्चा 18 एटीपी का, और सर C4 साइकिल में 30 एटीपी का खर्चा है, तो सर C4 साइकिल में तो यार एटीपी ज्यादा यूज हो रही है, तो इस हिसाब से तो सर C3 साइकिल अच्छी होनी चाहिए। तब मैं उनसे पूछता हूँ ये खर्चा कहाँ से लेके आ रहे हो, ये 18 एटीपी कहाँ से ला रहे हो? तो वो कहते हैं सर लाइट रिएक्शन से। मेरी जाल में फंस जाती है। तो हमने कहा लाइट रिएक्शन कर कौन रहा? बोले प्लांट ये लाइट रिएक्शन किससे कर रहे हैं? बोले सन से। इसका मतलब उसी सन से ये कितने पैदा कर रहे हैं? 18, और उसी से ये 30। तो कौन बेटर? नहीं, अगर यहाँ के पहले सोचोगे तो तुम्हें लगेगा सही तो है, इसने तो 18 एटीपी बना करके एक ग्लूकोज बनाया और इसने 30 एटीपी, इसका खर्चा ज्यादा, ये खराब होना चाहिए। लेकिन ये खराब क्योंकि ये 30 एटीपी कहाँ से लाया? अपने घर से। कहाँ से? और ये 18 एटीपी कहाँ से लाया? सनलाइट से। इसका मतलब दोनों लोग किसने क्या लिया? और सनलाइट के पास लेस देन 50% पार है कि नहीं है? तुम जितना मर्जी आओ उठा लो, और तुम उठा कितना रहे हो? 2 से 10। तुमसे किसने कहा 2 से 10 उठाओ? और उठाओ। तो तुमने कम उठाया तो तुमने कम बनाया, हमने ज्यादा उठाया तो ज्यादा। वो बोल रहा सर एक लड़के का सिलेक्शन 5 घंटे पढ़ करके सर नहीं हो रहा है, 1 घंटे का हो रहा है, और एक ने 18 घंटे पढ़ के किया, तो सर बेहतर मेहनत 18 ने की, लेकिन कहाँ से की? उसी 24 घंटे से तो निकाले। तो उस 24 घंटे से किसने ज्यादा मेहनत की? जिसने 18 घंटे। तो विच इज बेटर? 18, क्योंकि यहाँ ब्रेन की बात है, ब्रेन क्वालिटी आ जाती है, यहाँ क्वालिटी नहीं क्वांटिटी की बात है। तो उसी सनलाइट से इन्होंने कितना बनाया? 18, और उसी से इसने 30। तो बताओ विच इज बेटर? तो मुझसे क्वेश्चन पूछने के लोग उल्टा आते हैं, और तुम उनमें से एक होगे जो एक क्वेश्चन पूछोगे कि सर C3 में एक ग्लूकोज बनाने के लिए 18 एटीपी होती है, और C4 में एक ग्लूकोज बनाने के लिए 30 होती है, तो सर C4 तो खराब साइकिल हुई। तो हम कान के नीचे देंगे, क्योंकि हम पूछेंगे ये 30 एटीपी लाए कहाँ से? अपने घर से। कहाँ से? इसका मतलब C4 पौधे सनलाइट का प्रयोग करना अच्छी तरीके से जानते, इसीलिए वो हाई लाइट इंटेंसिटी में। भूल गए? एडाप्टेशन 4 थे, हाई टेम्परेचर, हाई लाइट, लो CO2, नहीं आया। और ये वजह क्यों हो पाई? क्योंकि इनके पास बेहतर बंडल शीथ है, बेहतर बंडल शीथ, और इनका रूबिस्को मीजोफिल में है कि बंडल से? बंडल। और इनकी एनाटॉमी बेटर है। कौन सी एनाटॉमी? और बोलते हैं क्रैंच एनाटॉमी करने वाले इम्प्लांट का एग्जाम्पल है C4 प्लांट। दौड़ने भागने की कोशिश मत करो। C4 प्लांट के एग्जाम्पल सॉर्गम, बार्ले, मेज, सोयाबीन नहीं बेटा, शुगर केन, सोयाबीन, सॉर्गम, बार्ले, मेज एंड शुगर, ये सब C4 प्लांट है। तो विच वन इज बेटर? बताओ। C4 में 2 ऐसी बातें जो इनको बेटर बनाती है, एक तो इनमें फोटो रेस्पायरेशन, और दूसरा ये सनलाइट का प्रयोग ज्यादा अच्छे से करते हैं। उसी सनलाइट से C3 कितने एटीपी बना रहे? 18, उतनी ही सनलाइट से 30। इसका मतलब सनलाइट का प्रयोग खराब किया। अच्छा बेटिया दो जरा, अरे इसमें तो तुमने गचड़ पचड़ किया। अब देखना इन क्वेश्चन के भी लड़ाइयां हैं, तो पता नहीं किस कोचिंग में तुमने क्या पढ़ा, और तुम वो वाली बात हमसे पूछोगे, हम मारेंगे। हाँ, जवाब चाहिए। पेज नंबर 221, ये रहे कैरेक्टर, ये रहे C3, ये रहे C4 प्लांट के नाम है, और ये रहे ऑप्शन। चूज इसी में से एक करना, अपने मन से चूज नहीं करना। ऑप्शन उन्हीं ऑप्शन में से C3 और C4 के लिए चूज करना है। पहला कैरेक्टर, सेल टाइप इन विच केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। सेल टाइप जिसमें C3 हो, और ऑप्शन क्या क्या दिए इन्होंने? मीजोफिल, बंडल सी हो। अच्छा,
बताओ, C3 में मीजोफिल, C4 में बंडल से। जानवी थप्पड़ पड़ेगा बहुत तेजी का। वाई बहुत, कौन सी साइकिल? कैल्विन साइकिल। यहां पर कौन सी चल रही थी? C4, और यहां पर कौन चल रही? C3। बहुत ध्यान से जवाब दो। कैल्विन साइकिल मतलब C3 साइकिल C3 प्लांट में कहां होती है? C4 में। पहला क्वेश्चन हो गया। कंफ्यूजन हो पूछ लो, बाहर मिलकर मत बोलना फला सर ने ये पढ़ाया था, फला सर ने भूसा कर देंगे। पहला क्वेश्चन, एनी डाउट? हाथ उठाओ। नहीं। दूसरा, सेल टाइप विच इन द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन, इनिशियल कार्बोक्सिलेशन, पहला कार्बोक्सिलेशन, इनमें दोनों में पहला कार्बोक्सिलेशन कहा? मीजोफिल। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी सेल टाइप डज, सेल टाइप कितने प्रकार की जिनमें CO2 फिक्सेशन होता है? C3 में 1, कौन सी? मीजोफिल। उसमें 2 टाइप, सही है। कौन कौन? मीजोफिल एंड बंडल से। Which is the primary CO2 acceptor? सुनो, CO2 acceptor, that is primary acceptor, primary। बोलो यहां पर RUBP और यहां पर फॉस्फोइनॉल पायरेट। कितने कार्बन? उसमें 3। अगला क्वेश्चन वही होगा, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। यहां पर 5, यहां पर 3। Which is the primary CO2 fixation product? Primary product, yes, इनका 3-phosphoglyceric acid। कितने कार्बन? और इनका ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। कितना कार्बन? 4। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, कितने कार्बन? 3 कार्बन, और इसमें 4। Does the plant have Rubisco? Yes, दोनों में Rubisco है। कहाँ है वो भी पूछेंगे। Does the plant have PP case? No, yes। ये था Rubisco का क्वेश्चन, ये पेप केस का। Which cell in plant have Rubisco? यहां पर मीजोफिल, यहां पर CO2 फिक्सेशन अंडर हाई लाइट कंडीशन। अगर हाई लाइट कंडीशन हुई तो टेम्परेचर ज्यादा तो फोटो रेस्पिरेशन होगा, इसलिए फिक्सेशन प्रोडक्ट कम की ज्यादा? कम, यानी मीडियम टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। और यहां हाई, C4 is better photosynthetic plant in high intensity। ये नहीं समझ में आया? फिर से सुनो। हाँ, ये वाला बताओ, अगर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हुई, क्या ज्यादा हुई? ओके, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हुई तो रूबिस्को दोगलापन करेगा। कहां पर? तो जो फिजिक्सल प्रोडक्ट बनेंगे उनका क्या कर देगा? फोटो रेस्पायरेशन। तो बताओ, फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? और इनमें फोटो रेस्पायरेशन, तो हाई इंटेंसिटी में भी फोटोसिंथेसिस ज्यादा। कौन? C4। आगे, वेदर फोटो रेस्पायरेशन इज प्रेजेंट इन लो इंटेंसिटी। ना तो C3 में, ना तो C4। फोटो रेस्पायरेशन कब होता है? 4 कंडीशन याद है? टेम्परेचर ज्यादा, CO2 कम, ऑक्सीजन ज्यादा, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा, तभी फोटो रेस्पायरेशन होगा। अगर लाइट इंटेंसिटी कम है तो C4 में तो होता ही नहीं है और C3 में भी नहीं हो। तो अगला क्वेश्चन है, वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी। भैया जवाब दो।
लो लाइट इंटेंसिटी में C3 में होगा कि नहीं होगा? C4 में तो वैसे नहीं होगा। वेदर फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटी, यस। कहां पर? C3 में होगा। C4 में? C4 तो दुनिया में इसीलिए आए थे कि वो क्या ना हो, फोटो। तो फोटो रेस्पिरेशन तो ना तो लो में ना तो हाई में, किस में? लेकिन C3 में लो में नहीं है, हाई में होगा। आगे, वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एंड लो CO2 कंसेंट्रेशन, यस। कहां पर? C3, नो। C4 में कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एंड हाई CO2 कंसेंट्रेशन, नो। क्योंकि हाई CO2 पर नहीं होगा, फोटो रेस्पिरेशन नेग्लिजिबल शब्द सही है। टेम्परेचर ऑप्टिमम 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर है C3 का, और 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर है C4 का। कौन हाई टेम्परेचर पर? अभी बताया, हाई टेम्परेचर पे बेटर कौन? C4, और लो टेम्परेचर पे कौन? C3। एन एग्जाम्पल बता नहीं पाओगे? बताओ, C4 के एग्जाम्पल अभी पढ़ाए थे। सरगम, बार्ली, मीट, शुगर, बाकी सारे प्लांट C3। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? बाहर मत मिलना। हाँ, नहीं, फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं, फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं। ओके, सो टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। अगली बार में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।